अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। भोला मर गया। आज का ये प्रोग्राम में कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं, कुछ ज़ाती बातें, कुछ ज़ाती जज्बात, इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एज ए माइग्रेंट जिसको अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी, जिसको अपने मुल्क को छोड़ना पड़ा, जिसको अपने लोगों को छोड़ना पड़ा, हम जैसे लोगों के क्या हाल हैं उस पर कुछ बात करना चाह रहा हूँ। आज सुबह मुझे मेरे जो बेल्जियम में जितने भी दोस्त थे ना, वो सब पाकिस्तानी थे और वहाँ पे हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ अटैच थे। और ज़्यादातर मेरे जितने भी दोस्त थे वो पाकिस्तान में पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि जब मैंने अजाइलम ली थी 1990 में बेल्जियम में, तब से मैं पंजाबियों के साथ रहा हूँ। मेरे एमक्यूएम के साथ गुजारे हुए पीरियड में ये मुझे गद्दार तो समझते थे, लेकिन चूंकि एमक्यूएम ऑन ऑफ गवर्नमेंट में रहती थी, कभी निकल जाती थी, तो इसलिए इतना सीवियर मसला नहीं था। बहस मुबाहिसे से होते रहते थे पंजाबियों से, लेकिन आफ्टर ऑल वो मुझे पाकिस्तानी समझते थे। ये लंदन में मूव होने के बाद और ख़ास तौर पे मेरे चैनल के ऊपर हमारा हिंद का लोगो आने के बाद मेरे जज्बात सनातन की तरफ, इन सारी चीज़ों से वो मुझे अब गद्दार से ज़्यादा काफिर समझते हैं। इसलिए मेरा उनसे सबसे रब्ता ख़त्म हो गया। शुरू में तो कुछ लोगों ने गलम गलोच भेजी, मेरे दोस्तों ने प्राइवेटली, और धमकियां भी भेजी कि हम लंदन आ रहे हैं तेरा चूना करने के लिए, तो ये तो वो तो। लेकिन बहरहाल फिर मैंने दूसरे कुछ, मेरे ख़ास तौर पे वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के और पीटीआई के भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने कई साल गुजारे हैं और हमने अपना बुरा वक्त भी साथ गुजारा है वहाँ पे। तो उनको मैंने फिर शिकायत की, मैंने कहा ठीक है, मेरे जज्बात हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब तुम लोग मेरे साथ वो करोगे। तो उन्होंने फिर बाकियों को ठंडा किया। खैर, तो ऐसे ही एक मेरे बेल्जियम के दोस्त हैं जो कभी मैसेज नहीं करते, लेकिन आज सुबह उनका व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, ये मैसेज आया कि भोला मर गया। कहने को तो ये एक छोटी सी खबर थी ना, मेरा भोले से कोई ऐसा सच जज्बाती रिश्ता था, कोई इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं थी, लेकिन बहरहाल एक फिल्म की तरह चीज़ें आना शुरू हो गई और मैं एक शौक की तरह बैठ गया। कौन है ये भोला? 23 अक्टूबर 1990 को मैंने पाकिस्तान छोड़ा यूरोप के लिए। जर्मनी का मेरे पास वीज़ा था और उस वक्त शेंगन नहीं था, तो यूरोप में भी बॉर्डर्स थे। तो मेरे बहनोई, मेरी बड़ी बहन के शोहर, मेरे जीजा जी, जिनके अब इंतकाल को भी 8-9 साल हो गए हैं, उन्होंने मेरा वीज़ा लगवाया था और उन्होंने मुझे कहा था कि जर्मनी से मेरा एक दोस्त तुम्हें हॉलैंड ले जाएगा, एम्स्टर्डम, और तुम फिर एम्स्टर्डम में अपनी लाइफ सेटल करो। और मेरी जो हरकतें हैं आज भी जो हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि मैं तो शुरू से एक बागी रहा हूँ। तो वो अकेले मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, कराची एयरपोर्ट, और रास्ता भर मुझे गालियाँ देते रहे और मुझे यही कहते रहे कि मर जाना लेकिन अब पाकिस्तान नहीं आना भाई, तुम्हारा ख़ानदान तुमसे तंग है। लेकिन अब तुम कभी सऊदी अरब छोड़ के आ जाते हो, कभी दुबई छोड़ के आ जाते हो, तो पाकिस्तान तुम्हारे रहने के लिए लायक नहीं है। तुम मर जाना लेकिन अब वापस नहीं आना। और मैं तुम्हें इसीलिए यूरोप भेज रहा हूँ कि वहाँ पे नेशनलिटी वगैरह हो जाएगी तो तेरा वहाँ पे मुस्तकबिल बन जाएगा। खैर, मैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उतरा। उनके दोस्त मुझे वहाँ से अपनी गाड़ी में रात को डंकी लगा के हॉलैंड में ले गए। हॉलैंड में वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे मेमन लोग सारे काम करते थे, एक पार्किंग थी एम्स्टर्डम में, उसमें मेमन लोग काम करते थे। तो मैं वहाँ पे फिर गया मेमनों के पास 24 अक्टूबर की रात को, और उनसे मैंने कहा कि इस तरह मेरा मसला है। तो मेरे बहनोई हॉलैंड में 1 साल पहले रह के गए थे, तो वो सब मेरे बहनोई के दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा रहने का बंदोबस्त कर देते हैं। एक जगह उन्होंने मुझे दिखाई, उन्होंने कहा यहाँ पे हाँ एफी कमरा 2 लोग रहते हैं, तुम्हें 250 गिल्डर, उस वक्त गिल्डर चलते थे हॉलैंड में, 250 गिल्डर किराया देना होगा, 250 गिल्डर खाने पीने के देने होंगे। मैंने कहा मेरे पास तो अब $100 बचे हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मेरे को जॉब वॉब लगवा दो कहीं। उन्होंने कहा जॉब तो यहाँ पे जब तक तुम्हारा लीगल स्टेटस नहीं होगा तब तक जॉब नहीं हो सकती, और तुम तो आज तुम्हारे पास वीज़ा 1 हफ्ते का है, तो 2 दिन बाद तो तुम इलीगल हो जाओगे।
वैसे भी ये जर्मनी का वीज़ा है, हॉलैंड में तो अप्लीकेबल है नहीं, तो तुम ऑलरेडी इलीगल हो। तो एक ने मशवरा दिया कि यहाँ से ट्रेन में बैठो और 2.5 घंटे बाद ब्रसल्स बेल्जियम उतरो, वहाँ पे अजाइलम मिल जाती है। अजाइलम से ये होगा कि तुम लीगल हो जाओगे और वहाँ पे सोशल हेल्प भी मिलती है। तो मैंने कहा अजाइलम क्या होती है? तो उसने कहा अजाइलम आपको खुद ही पता कर लो, हमें तो इतना नहीं पता, बस ये बताना है कि तुम्हारी जान तुम्हारे मुल्क में ख़तरे में है। खैर, मैंने ट्रेन पकड़ी और 27 अक्टूबर को ब्रसल्स आ गया। 28 अक्टूबर को आया और 29 अक्टूबर की सुबह में पूछता पाछता अजाइलम मिनिस्ट्री में गया। वहाँ पे गया तो सुबह मुझे कहा गया था कि 8 बजे लाइन में चले जाना। गया तो वहाँ पे 150-200 आदमी लाइन में खड़े थे, मैं भी खड़ा हो गया। तो उसी लाइन में कुछ पाकिस्तानी खड़े थे, तो मैं उन पाकिस्तानियों के पास चला गया जो उर्दू में आपस पंजाबी में बात कर रहे थे, सारे पंजाबी थे। तो मैंने उनसे जाके कहा, मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं अजाइलम लेने आया हूँ, तो भाई साहब आपको पता है अजाइलम क्या होती है? तो उन्होंने कहा हम जर्मनी में हमारी अजाइलम फेल हो गई थी तो हम इधर आ गए हैं। तो अजाइलम में ये तुम्हें बताना है, कोई स्टोरी घड़ देनी है कि तुम पाकिस्तान में तुम्हारी जान को ख़तरा है और ये वो, तो वो तुम्हें पर्चा बना के दे देंगे, तुम फिर रह सकते हो इधर। किस्सा मुख्तसर, मैंने अजाइलम ली, मैंने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है ये वो। उन्होंने मुझे पर्चा बना के 2 महीने का दे दिया कि 2 महीने बाद आना, तुम्हारा तफसीली इंटरव्यू होगा, 2 महीने तक तुम यहाँ रह सकते हो। मैंने कहा मेरे पास तो रहने की जगह नहीं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, यहाँ पे ये अजाइलम मिनिस्ट्री जहाँ थी ना, इसके ऊपर ये किला बना हुआ था, फोर्ट। तो इन्होंने कहा कि ये इसमें कमरे हैं और तकरीबन 500 अजाइलम सीकर्स यहाँ पर रहते हैं, तो तुम उनमें जाके मांगो उनसे जगह, तो वो तुम्हें रहने के लिए और खाने पीने का बंदोबस्त कर देंगे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद एक लड़का जा रहा है तो उसकी जगह आपको मिल जाएगी, 2 दिन आप कहीं गुजारा कर लो। तो मैंने यूथ हॉस्टल में 400 बेल्जियन फ्रैंक का कमरा था, वहाँ पलंग था, ऊपर नीचे वाले पलंग होते हैं, एक कमरे में 10 पलंग रखे हुए थे, वहाँ मैंने 2 दिन गुजारे। इसके बाद में उस सेंटर में गया तो उन्होंने मुझे एक कमरे में डाल दिया जिसमें 12 पलंग रखे हुए थे, एक कमरे में 12 लोग रहते थे। उसमें 11 अफ्रीकन रेफ्यूजीज़ थे और मैं पाकिस्तानी था। और नवंबर की 1 तारीख थी, कड़क थी, सर्दी थी, मैं तो पाकिस्तान से ऐसे ही एक कपड़े की जैकेट पहन के आ गया था, तो हालत ख़राब थी। तो मैंने जोगर्स नया ख़रीद के पाकिस्तान से लाया था, जोगर्स पहने थे। खैर मैं जाके रात को जब सोने के लिए लेटा तो जोगर्स उतार के पलंग के नीचे रखे और सो गया। सुबह उठा तो जोगर्स गायब। अब नंगे पाँव इतनी सर्दी में मैं नीचे गया, ऑफिस बना हुआ था, उनसे जाके कहा, मैंने कहा मेरे जोगर्स गायब हो गए। तो बोले मार्केट जाके ताला खरीद के लाओ और तुम्हें एक अलमारी दी गई है, उसमें चीज़ें रखा करो, यहाँ पे कोई चीज़ वो रहती नहीं। अब यहाँ पीछे स्टोर रूम है हमारा, उसमें जाओ और अपनी साइज़ के कोई जूते ले लो। तो फिर मैंने वहाँ से पुराने फटे पुराने जूते लिए, मुझे उन्होंने कंबल और टूथपेस्ट और टूथब्रश और शेविंग की किट और पूरा सामान दिया और मैंने वहाँ पे अपनी ज़िंदगी शुरू की। तो वही पाकिस्तानी जो पहले दिन मुझे नज़र आए थे वो मुझे मिले वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे पूछा कैसा रहा, मैंने कहा 2 महीने का पर्चा बना के दे दिया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हमारे कमरे में शिफ्ट हो जाओ तुम, हमारे तो सारे 12 के 12 पाकिस्तानी लड़के रहते हैं। मैंने इनको बताया मेरे जूते चोरी हो गए और ये अफ्रीकन लोगों के साथ में रहता हूँ वहाँ पे, रात भर वो वहाँ पे बियरें पी के शोर मचाते हैं और ये और वो। तो मैंने नीचे ऑफिस में जाकर रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे मेरे पाकिस्तानी उसमें रूम में शिफ्ट कर दें। तो बोले यहाँ से क्या होता है, ये टेम्परेरी जगह है और यहाँ से आप लोगों ने अब घर ढूंढना है कहीं, आप यहाँ पे घर ले सकते हैं किराए पे, तो घर ढूंढें और यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। लेकिन अब आपके उस पाकिस्तानियों के कमरे में से एक लड़के को घर मिल गया है तो वो कल मूव हो रहा है, तो आपको हम उसकी जगह भेज देते हैं। फिर मुझे उन्होंने उस पाकिस्तानी कमरे में जब भेजा ना, तो उन 12 लोगों में से 11 थे और एक में था, 11 पंजाबी थे और उसमें ये भोला था एक। तो वहीं से उससे ताल्लुकात हुए, तो पता चला कि भोला पंजाब में गांव में एक गुजरात है, गुजरात जो शहर है उसके करीब एक गांव का है, बहुत ही गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता है। इसके बाप ने कर्जा लेके मजदूरी करते हैं और इसके बाप ने कर्जा लेके इसको यूरोप की तरफ भेजा था और अब ये यहाँ पे इसको पहले दिन ही मजदूरी का कहीं काम मिल गया, लेकिन चूंकि वो ब्लैक में जॉब थी तो लंबे और सख्त वर्किंग आवर्स, 12-12 14-14 घंटे, और पैसे भी सही से मिलते नहीं थे। लेकिन वो बेचारा
मजदूरी करता था। तो बोले, हम बोले से मजाक भी बहुत करते रहते थे। बाकी एक से एक हरामी लड़का था उधर, और मैं भी कोई कम नहीं था। तो बोला बेचारा सीधा साधा था, हम इसके बड़े मजाक उड़ाते रहते थे। लेकिन वो सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ के निकल जाता था और पूरा दिन मजदूरी करता रहता था। फिर चूंकि मैं उनमें से अकेला पढ़ा लिखा था, तो मैं नीचे ऑफिस में जाके रोज उनसे वो करता रहता था कि मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए। क्योंकि घर मिलने का मतलब ये था कि आपका गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम सोशल हेल्प देगी 20,000 बेल्जियन फ्रैंक पर मंथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे एक शहर है एंटवर्पन, वहाँ पे आप को घर मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ट्राई करें। और उसने मुझे सरकारी ट्रेन का टिकट दिया। मैं वहाँ पे गया और घर ढूंढना, घर का उसने मुझे बताया था कि घर के बाहर एक बोर्ड लगा होगा तेह्यूर, यानी किराए पे घर खाली है। तो मैं घर ढूंढने के लिए गया और वहाँ पे फिर एक पब था, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था तेह्यूर। तो मैं अंदर घुसा तो वो लोग बियर वियर पी रहे थे। तो एक बुढ़िया थी, तो उसको मैंने कहा कमरा चाहिए। तो उसने मुझे थोड़ा बहुत इंटरव्यू लिया और उसने कहा कि ठीक है, 3,500 फ्रैंक किराया है और 1 महीने की गारंटी, तो 7,000 फ्रैंक लाओ। तो मैं फिर वापस पीतीशात तो गया, जो हमारी जो अजाइलम सेंटर था, और उन्होंने मुझे 7,000 फ्रैंक दिए और मैंने वो कमरा किराए पे लिया। जब मैंने कमरे का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो बाकी मेरे जो 11 पंजाबी थे, इंक्लूडिंग दिस भोला, वो मेरे पीछे पड़ गए कि हमारा भी करा दो भाई। तो मैंने एंटवर्पन में पूरा दिन, फिर मैं ज़ाहिर मूव हो गया था। तो मैं उसमें क्या हुआ कि 3-4 पंजाबी जो जिनसे मैं ज़्यादा क्लोज हो गया था, वो भी मेरे साथ मेरे घर पे आके मूव हो गए थे कि हम मिल के ढूंढते हैं घर। फिर सुबह से शाम हमारा एक ही काम था, काम घूमते रहते थे तेह्यूर तेह्यूर। और जहाँ कमरा नज़र आया वहाँ पे एक लड़के की हमने रजिस्ट्रेशन करा दी। इस तरह करके मैं उन 20 के 20, वहाँ पे 12 लड़के तो हम एक कमरे में थे, और बाकी भी दूसरे कमरों में जो पाकिस्तानी थे, तो 20 लड़कों को मैंने वहाँ पे एंटवर्पन में घर का करा दिया था, इंक्लूडिंग भोला। एक दिन भोला मेरे पास आया, और अब भाई जिंदगी च बहुत तकलीफ है, पूरा दिन मजदूरी करके मैं बैठना तो कुछ पैसे मिल दे, ना मैं शराब पींदा ना मैं कुछ करदा, मेरे पीछे बड़ी जिम्मेदारियां ने, मेरी भैन है, माँ प्यो बुढ़े हो गए ने, छोटे भरा ने। और फिर एक दिन आया मेरे पास, कहता है मेरी एक लड़की से सेटिंग हो गई है, नादिया नाम की लड़की है, मोरक्कन ओरिजिन की है, बेल्जियन नेशनल है, दुआ करो मेरी उसके साथ सेटिंग हो जाए तो मेरी नेशनलिटी हो जाएगी। बहरहाल भोले ने बड़ी तकलीफ से अपनी लाइफ सेटल की, क्या अरमान क्या ख्वाब लेके आया था बेचारा। मुझे तो पता नहीं, पिछले 10-12 साल से मैंने जब बेल्जियम में 90s में मेरी दुकान होती थी, बुटीक होती थी, बेल्जियन बियर एंड बेल्जियन सुवेनियर्स की, ब्रसेल सेंटर में, टूरिस्ट एरिया में बड़ी ज़बरदस्त दुकान चलती थी। तो उस वक्त भी भोले के पेपर नहीं बने थे और बेचारा मारा मारा फिरता था। तो उसने घर पे खाना पका के डब्बों में भर के पाकिस्तानी दुकानों पे जाके बेचता था। तो मैं भी उससे रोज़ खाना खरीदता था और मेरे पास आके घंटों खड़ा रह के अपने दुखड़े सुनाता रहता था। ये है हम परदेशियों की ज़िंदगी। मर गया भोला, और क्या सपने थे, क्या कोशिशें थीं, 30 साल की जद्दोजहद अपने और अपने ख़ानदान वालों की ज़िंदगी बनाने के लिए। और गुजरात पंजाब पाकिस्तान से आया हुआ भोला जनाजे में बैठ के गया वापस। और भोला मेरी नज़र में ज़्यादा खुशकिस्मत है कि उसका जनाजा भी पाकिस्तान जा सका, वो खुद भी पाकिस्तान जाने के काबिल था। मुझ जैसे लोग तो गद्दार हैं। हम तो, जैसे कल मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि आपकी वजह से मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती और अपनी माँ से, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकती। तो मैंने कहा मैं कौन सा मिल सकता हूँ या मैं कौन सा पाकिस्तान जा सकता हूँ, लेकिन ये हमारी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। हमने खाली मुल्क से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ, हमारे रिश्ते मर गए। मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो मैं बेल्जियम में था।
और जब मेरे बड़े बहनोई का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया तो फिर अब मेरे क्या हालत थी और क्या जज्बात थे ये मैं जानता हूँ कि जा भी नहीं सकते थे। अभी रिसेंट की बात है, 3 साल पहले मुझसे मेरे सब रिश्तेदारों के ताल्लुकात ख़त्म है, कोई फ़ोन तक नहीं करता कई सालों से। मुझे नहीं पता कि कौन ज़िंदा है कौन मर गया है, कितने रिश्तेदार ज़िंदा हैं, कितनों के यहाँ बच्चे हो गए, किसकी शादी हुई, मुझे किसी का नहीं पता। लगभग बहुत बड़ा ख़ानदान है। मेरी 6 मौसियाँ हैं, 4 मामा हैं, 2 चाचा हैं, 2 फूफियाँ हैं, उन सब के बच्चे हैं। किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं। एक मेरी फूफी के 12 बच्चे हैं। मेरी फूफी के 12 बच्चे, मेरे 12 कज़न एक ही फूफी से हैं। एक फूफी के 7 बच्चे हैं, एक चाचा के 10 बच्चे हैं, एक चाचा के 2 बच्चे हैं। तो इस तरह तो मेरी सबसे बड़ी मौसी खाला, मेरी अम्मी की बड़ी बहन, जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, अपनी औलाद की तरह मुझे चाहती थी और हमेशा उनका दिल मुझ में अटका रहता था। तो कई सालों तक मुझे किसी रिश्तेदार का फ़ोन नहीं आया। तो अभी 2-2.5 साल पहले की बात है कि मैं यहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे बैठा था, ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, तो मेरे फ़ोन पे पाकिस्तान नंबर से एक फ़ोन आया। उठाया तो मेरी वो बड़ी खाला का बेटा था। उसने कहा मम्मी तुमसे बात करना चाहती है। तो पहले तो उन्होंने मुझे खूब डांटा, किन चक्करों में पड़ गए हो और ये और वो। फिर रोते हुए कहने लगी कि मैं बहुत बीमार हूँ, एक बार अपनी शक्ल नहीं दिखा के जाएगा। मैंने कहा मैं कहाँ अब इस काबिल हूँ कि मैं आपके पास आ सकूँ। बोले बहुत तरस रही हूँ तुम्हारे लिए, एक बार शक्ल देखनी है। मैंने कहा फिर वो एक ही बार हो जाएगा, फिर इसके बाद तो मेरी लाश ही आएगी वहाँ से। उसके 2-3 दिन बाद अगेन मैं उसी ट्रेन स्टेशन पे बैठा था, तो मेरे कज़न का फ़ोन आया कि अम्मी का इंतकाल हो गया। मैंने उस वक्त वीडियो भी बनाई थी एक फेसबुक पे। तो मैं उधर ही ट्रेन स्टेशन पे रोता रहा। हमारी ये हालत है कि ऐसे मौक़ों पे हमारा वी डोंट हैव ए शोल्डर टू क्राई, अकेले हो जाते हैं बिल्कुल। और वो जो दर्द की लहर होती है ना, वो अकेले बर्दाश्त करनी होती है। और किसी से बात करने के काबिल भी नहीं होते। ये जो हम कुर्बानी दे रहे हैं ना इन हरकतों की, वो हमारा दिल जानता है कि कितनी बड़ी कुर्बानी हम दे रहे हैं। भाई बहन, उनके बच्चों का क्या, किसी का कुछ नहीं पता होता। कभी कभी उड़ती हुई कोई खबर आ जाती है। एक अमेरिका में मेरे मामू का बेटा है, आज से 2-3 साल पहले उसका फ़ोन आया। वो भी वही गालम गलोच के लिए करते हैं कि क्या हरकतें हैं, साला तू मुसलमान नहीं रहा, तू ये हो गया, तू वो हो गया। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा चल यार तूने गालम गलोच तो कर ली, अब ज़रा ख़ानदान के हालात भी बता के कौन कौन जिंदा है कौन कौन। तो मुझे पता चला कि मेरे तो 2 मामू का इंतकाल हो चुका है और मेरे 3 या 4 खालू, जो मेरी मौसियों के शौहर हैं, मौसा, उनका इंतकाल हो गया है। मेरे बहनोई का इंतकाल हुआ, जो मेरे बड़े भाई जैसा था, जिसने मुझे यूरोप भेजा था, जिसने हमेशा मेरी ज़िंदगी में मेरा हाथ पकड़ा। मैं उनके इंतकाल पे भी पाकिस्तान नहीं जा सका, मैं फ़ोन तक नहीं कर सका। उस वक्त मेरी वो बड़ी खाला जिनका ये बेटा था मेरा बहनोई, क्योंकि मेरी बहन की शादी मेरी उस बड़ी खाला के घर में हुई है, तो मेरे बहनोई की माँ, मेरी बड़ी खाला को मैं फ़ोन तक नहीं कर सका था उनके बेटे के इंतकाल पे, सिर्फ इस डर से कि आर्मी वाले उनको तंग करेंगे फिर। तो मेरे ख़ानदान वालों से मेरा राब्ता टूट गया। हमने अपनी ज़मीन ही नहीं छोड़ी, हमने अपने रिश्ते नाते भी तोड़ दिए। और जो तन्हाई की ज़िंदगी हम यहाँ पे बसर कर रहे हैं, वो हमारा ही दिल जानता है कि हम कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। भोला मर गया, ऐसे ही खबर किसी दिन लोगों के पास चली जाएगी और हमारे रिश्तेदारों को भी सुकून आ जाएगा कि जान छूटी, जब तक रहा हम लोगों के लिए मुसीबत बना रहा। और अब हमने भी एक ज़िंदगी गुजार दी। 1984 में पाकिस्तान छोड़ा था,
16 और 21 37 साल हो गए। 31 साल यूरोप में हो गए। बच्चे हमारे घर में, हम ज़ाहिर उर्दू बोलते हैं, और ना अपनी ओरिजिन रही। मेमन हैं, माँ बाप और भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मेमनी में बात करते हैं। बीवी भी मेमन है, लेकिन उसको मेमनी नहीं आती, इसलिए फिर घर में उर्दू बोलनी पड़ी। माँ बाप इंडिया में पैदा हुए, मैं कराची पाकिस्तान में पैदा हुआ, भाई मेरा सऊदी अरब में पैदा हुआ, नेशनलिटी फ्रांस की है, बेटी बेल्जियम में पैदा हुई, बेटा हॉलैंड में पैदा हुआ, रहते लंदन में हैं, बीवी ने ब्रिटिश नेशनलिटी ले ली है, दिल इंडिया में धड़कता है। क्या है हम तो कहीं के नहीं हैं। अपना ही जिसको हम अपना मातर देश कहते हैं, जहां पे हमारे पुरखों की सारी जमीनें हैं, वहां नहीं जा सकते। कभी पेंडेमिक का बहाना होता है, कभी क्या बहाना होता है। मोहताजी है ना भाई, हमें जब तक इन भारत सरकार वीजा नहीं देगी हम नहीं जा सकते। तो क्या हमने हासिल किया? वाह वाह बहुत होती है कि आपने तो इंसानियत की बात करते हैं, आप इंसानों के लिए धड़कते हैं, आप इतनी वो करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे बैठ के दिल बड़ा, खास तौर पे अब जैसे ये भोला है, मेरे लिए भोला कोई दोस्त नहीं है मेरा, लेकिन एक उसने वो भोले का वो मैसेज ऑफ करके मैं फेसबुक पे गया, मैंने कहा मेरे फेसबुक पे मेरे कुछ बेल्जियम के दोस्त हैं, शायद कोई खबर मिल जाए। तो आज के दिन पिछले साल मेरी एक पोस्ट थी, वो खुल के सामने आ गई, उसने रुला दिया मेरे को। किशोरदा का गाना था, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ये गाना मैंने किशोरदा का पिछले साल आज के दिन फेसबुक पे लगाया था, आज मैंने वापस उसको शेयर किया है। वो गाना सुनता रहा, मैं रोता रहा इस कमरे में बैठ के। बच्चों के सामने नहीं रो सकते हम, अकेले बैठ के रो लेते हैं जब भी रोना होता है। तो ये है जी हम परदेसियों की जिंदगी, खास तौर पे मुझ जैसा परदेसी कि जो वापस नहीं जा सकता। हमने वापसी की किश्तियां जला दी हैं, और किस तरह मेहनत करके हमने अपनी जिंदगी का ये जो कॉज अपनाया है, उसके लिए क्या क्या कुर्बानी देते हैं, मैं आपको शेयर भी नहीं कर सकता, कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि पल पल मरते हैं पल पल जीते हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।